नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2016 का सेट फर्स्ट हल करवाने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा फास्ट काम करना। और देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो ये क्वेश्चन है आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो है मैं बाद में आप लोगों को टेलीग्राम पर इसका जो पीडीएफ है वो दे दूंगा। तो जो स्टूडेंट हमारे जो है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इसका पीडीएफ मैं वहां पर दे दूंगा। तो यहाँ पर चुपचाप आप लोगों को सिर्फ सुनना है, यानी कि ध्यानपूर्वक देखना है कि सवाल कैसे लगेंगे। बाकी आप लोगों को कुछ नोट नहीं करना है। मैं जो है पीडीएफ इसका जब सेंड कर दूंगा तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके फिर बाद में आप सवाल नोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो मैथ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है। ये पहला क्वेश्चन है, और जानते ही हो आप लोग जो है पहले जो है क्वेश्चन एक शुरुआत होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यहाँ मैं आप लोगों को चारों विकल्प नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन हल करवा दूंगा और उसका आंसर बता दूंगा। तो जैसे आप लोगों को आंसर पता हो जाएगा तो आप सही विकल्प तो अपने आप छांट ही लोगे। और आपको परीक्षा में कैसे करना है ये यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही जो है क्वेश्चन को पूरा उतारना है। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें जो है क्वेश्चन को उतारना अनिवार्य रहता है। उसके बाद फिर यहाँ जो ऑप्शन सही हो वो ऑप्शन नंबर डालिए, और उसके बाद फिर उसका ऑप्शन जो है लिख करके और उस पर सही का निशान लगा दीजिए। यानी कि चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है। ये नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शन लिख करके और उस पर टिक मार दिए तो जो है ये गड़बड़ माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन जरूर उतारना है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें आप लोगों को क्वेश्चन जरूर उतारना है, और उसके बाद फिर उसका सही आंसर लिख करके टिक कर देना है। ये इतना काम करना है, और आप हल करके वहां पर भले ही ना दिखाएं। कहने का मतलब ये चीज है, इसका जो सॉल्व है वो आप रफ पेज पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो साइड में जहां पर भी आप रफ कर रहे हो तो वहां पर आप रफ करके उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो उसका सही आंसर है वो लिख दीजिए बस। तो यहाँ पर देखिए जो है हम आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करके बता रहे हैं। 60, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि लासा हमको निकालना है। तो लासा आप सभी लोग सीख ही चुके हो, देखिए कैसे निकलता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 10, 65 और 91 ऊपर लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से कौन सी संख्या कट रही है, वहां से हम काटना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 10 को काटेंगे तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा। बाकी संख्याएं जो है 2 से नहीं कटेंगी, तो उनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब इनमें से सबसे छोटी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी, तो यहाँ पर देखिए 3 से अब कोई संख्या नहीं कट रही, तो यहाँ पर हम 5 से काटना शुरुआत करेंगे। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 पछे 65 होता है, और 91 देखिए नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब जो है ये देखिए किससे कट रहा, 13 तो किसी से नहीं कट रहा, लेकिन 91 देखिए 7 से कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 7 से अब काटेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 13 ही उतार लेंगे, और यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 और 13 आ रहा, तो यहाँ पर देखिए 13 ही ले लेंगे, यानी कि 13 से दोनों 13 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, लासा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये हैं ये गुणनखंड हम लिख लेंगे, और लासा जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
लिखेंगे लासा बराबर, अब देखिए ये जो गुणनखंड है यही गुणनखंड यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, और इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 10 सते 70 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 सते 70 हो जाएगा, और फिर 13 का 7 से गुणा करोगे तो 13 सते 91 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा लिए, यानी कि 910 जो है इसका लासा हो जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और जो है फिर आ सकता है ये, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कतई गलत ना करना, इसको एकदम रट लीजिए कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पर देखिए अनंत लिख लीजिए और जो है यहाँ पर भी देखिए आंसर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। और हो सकता है अभी आप लोगों को ये ना बताया गया हो कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत कैसे होती हैं। तो किसी दिन मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे हम दो जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालें, क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो इसमें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। और जो है फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3+2 गुणे 7 का मान होगा। तो देखिए ऐसे तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो 3 2 5 और 5 सत्ते 35 इसका मान हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको यहाँ पर इस तरीके से मान नहीं निकालना है, हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखिए इसका जो योग पर गुणा का वितरण नियम यहाँ पर जो है दिखाना है कि योग पर गुणा का वितरण नियम कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये हो जाएगा, 7 का इससे गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे 7 और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 7 और प्लस हो जाएगा, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनंत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस देखिए x-7 और x+9 का गुणनफल है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं, x-7 और x+9 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इनका क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर देखिए x का 9 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा। फिर देखिए 7 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का 7x हो जाएगा। फिर देखिए 9 सते 63 हो जाएगा, और जो है प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए माइनस का 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अभी जुड़ घट रहे हैं, इसलिए एक बार यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा करके और एक स्टेप और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 9x में से 7x जो है वो घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर प्लस का 2x होगा, और फिर माइनस का 63 हो जाएगा। तो इसका यही ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज का आधार हमको ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का
क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये होता है फार्मूला। और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 1/2 होता है, 3 नहीं होता है, लिख लीजिए 1/2। यहाँ पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे और फिर आधार देखिए हमको निकालना है, तो आधार को आधार ही रखेंगे और फिर क्या करेंगे, ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई देखिए 8 दी हुई है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे। अब देखिए आधार को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आधार को जो है हम इधर ही रख रहे हैं और इन संख्याओं को इधर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 इधर है अकेला, और इसके साथ में जब ये आएगा यानी कि ये पक्षांतर होकर के जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये गुणे के रूप में है, तो यहाँ पर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर 48/8 हो जाएगा। और ये देखिए ये बटे के रूप में है, तो ये जाएगा उधर तो गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी कि गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, आधार बराबर लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 8×48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 48 कट गया, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि आधार हमारा 12 आ जाएगा। और देखिए आधार ही हमको निकालना था, तो यहाँ पर आधार आ चुका है 12। और देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर से क्वेश्चन जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन सिर्फ 5 दिए जाते हैं, जो कि मैं हल करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखिए जो डीएलएड का जो प्रश्न पत्र आता है मैथ का, बहुत कठिन नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक सिर्फ पढ़ लीजिए, यानी कि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैं हल करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि एक मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हेक्टेयर में, और हमको भुजा निकालनी है मीटर में। तो सबसे पहले हम इनकी इकाई चेंज करेंगे, यानी कि एक में कर लेंगे, यानी कि जो ये हेक्टेयर में दिया हुआ है इसको भी हमको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम पैमाना लिख लेंगे। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है देखिए 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर। ये इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और इसी से पूरा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हमको जो है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर पता चल गया है हमको। तो यहाँ पर हम 0.5 हेक्टेयर भी निकाल लेंगे। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 1 हेक्टेयर है और 0.5 हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, आधा हेक्टेयर। तो आधा हेक्टेयर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके आधा हो जाएगा, यानी कि ये 10,000 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000। तो इसको लिख लीजिए 5,000 वर्ग मीटर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हैं, तो 0.5 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, 5,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है मैदान की एक भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयताकार आयताकार मैदान
मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, यानी कि हमारा जो है अगर वर्ग मीटर में देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, 5000 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर 5000 लिख लेंगे। और लंबाई देखिए कितनी दी हुई है, यानी कि एक भुजा यहाँ पर दी हुई है, ये जरूरी नहीं कि ये लंबाई है कि चौड़ाई है, यानी कि इसको एक भुजा हम नहीं मान सकते हैं कि ये लंबाई ही है। जब हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लंबाई है कि चौड़ाई है। लेकिन यहाँ पर एक जगह पर हम चाहे लंबाई की जगह पर 125 लिख दें और चाहे चौड़ाई की जगह पर 125 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई की जगह पर 125 लिख देंगे, उसके बाद फिर चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई ही रहने देंगे, यानी कि हमको दूसरी भुजा निकालनी है। अब यहाँ पर चौड़ाई को इधर ही रखेंगे और 125 को इधर भेज देंगे। तो देखिए चौड़ाई को इधर ही रखेंगे, 125 को इधर भेजेंगे, तो ये 5000 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 इसके साथ में चौड़ाई के साथ में गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर 5000 बटे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अब भाग करेंगे, तो देखिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 चौको देखिए कितना हो जाएगा, 500, 125 चौको कितना हो जाएगा, 500, यानी कि 100 देखिए यहाँ पर है और 100 चौको 400 हो जाएगा और 25 चौको 100 होता है, तो 125 चौको कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। तो इस प्रकार से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और जो है मीटर में दिया हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई जो है आयताकार मैदान की निकल आएगी 40 मीटर, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ हेक्टेयर दे देने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पैमाना ना पता होने की वजह से उनका क्वेश्चन ये छूट जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिए, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लेना और यहाँ से पैमाना याद कर लीजिए, और इस टाइप से क्वेश्चन आसानी से लग सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x बटे, देखिए समीकरण x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 3 और प्लस x बटे 2 बराबर 10। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 और 2 को 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि 3 में किससे गुणा किए तो 6 हुआ, तो यहाँ पर 3 में 2 से गुणा किए हैं तब 6 हुआ, तो 2 से गुणा ऊपर भी हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाए। अब 2 3 6, यानी कि 2 में 3 से गुणा किए तब 6 हुआ है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में 10 है तो बराबर में 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x में 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 5x को इधर ही रखेंगे और 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर साइड में आप लोग देख लीजिए, जगह नीचे थोड़ा कम है, तो यहाँ पर देखिए साइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x बटे 6 है और बराबर 10 है, तो यहाँ पर देखिए 5x को इधर ही रखेंगे और जो है 6 को उधर भेज देंगे, तो ये 6 जो है वो इधर जाएगा तो क्या करेगा, तो इधर जाएगा तो ये करेगा गुणा, क्योंकि इधर कर रहा है भाग। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 6, और फिर यहाँ पर देखिए x है और जो है x के साथ में 5 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 10 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x बराबर 12, और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दोनों त्रिभुज जो हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होती है, या तो कह लीजिए कि एक शर्त होती है कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर हम लगा देंगे। देखिए संगत भुजाओं का मतलब इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत भुजा क्या होगी, इसके संगत भुजा ये होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, जो है ये कंडीशन लगा देंगे। या तो यहाँ पर जो है ऊपर लैंग्वेज में चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, समरूप त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो देखिए यहाँ पर समानुपाती हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, पी, देखिए बी सी, यहाँ पर बी सी भुजा जो ये है बी सी बटे क्यू आर कर दें। देखिए संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बी सी बटे क्यू आर। देखिए यहाँ पर हमको पी क्यू निकालना है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि पी क्यू को जरूर इसमें शामिल करना है, तभी जो है हमारी भुजाएं आ सकती हैं। और ये ध्यान रखना है कि जिन भुजाओं की माप दी हुई है उनको जरूर शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं दी हुई हैं तो इनको हम जरूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर, यहाँ पर लगाएंगे बराबर, समानुपाती होते बराबर लगाएंगे। तो उसके बाद लिखेंगे फिर ए बी और इसके संगत भुजा ये होगी, तो ए बी अपान पी क्यू हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए अब इनका हम मान रख देंगे। तो देखिए इनका जब मान रखेंगे यहाँ पर बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, और फिर बराबर ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और जो है पी क्यू हमारा दिया नहीं तो पी क्यू की जगह पर पी क्यू ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 PQ बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, और फिर PQ बराबर हो जाएगा 9/2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो PQ/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर PQ बराबर, यहाँ पर देखिए 9 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, यानी कि 4.5 लिख लेंगे। अब देखिए सेंटीमीटर में भुजाएं दी हुई थी तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमको पी क्यू ज्ञात करना था और पी क्यू यहाँ पर हमारा पता चल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए आज थोड़ा फास्ट मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसलिए आप लोग लगातार ध्यान देते रहना, यानी कि चैट वैट थोड़ा कम करना, क्योंकि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़े दिए हुए हैं और ये अव्यवस्थित आंकड़े कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही अव्यवस्थित रूप में दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इनको हम व्यवस्थित करेंगे, यानी कि इनको, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, संख्याओं को
आरोही क्रम में रखने पर, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर। तो देखिए इनको जब आरोही क्रम में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए ये एक 12 हो गया और एक यहाँ पर ये 12 है, यानी कि 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद फिर 13 देखिए कहीं पर है, यहाँ पर देखिए 13 है तो 13 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ के अलावा देखिए यहाँ भी 13 है तो इसको भी लिख लेंगे, तो 13 भी जो है 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 14 यहाँ पर देखिए एक बार है, इसको एक बार लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए और कहीं पर 14 जो है वो नहीं है। अब जो है 15 को देखेंगे तो यहाँ पर 15 ये एक बार हो गया और उसके बाद फिर देखिए ये एक बार हो गया और फिर ये एक बार हो गया और ये हो गया, यानी कि ये है 4 बार। 15 जो है कितनी बार है, तो ये है 4 बार। और फिर देखिए 16 कितनी बार है, 16 ये हो गया एक बार, फिर 2 और 3 3 बार है, तो 16 को जो है 3 बार लिख लेंगे। और 16 के बाद अब कोई संख्याएं नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 10 और 20 के बीच में ही संख्याएं हैं, तो इनको क्या करेंगे, 2 वर्ग अंतराल में बांट लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है 10 और 15 के बीच में कर लेंगे संख्याएं पहले वर्ग अंतराल में, और दूसरे वर्ग अंतराल में क्या कर लेंगे, 15 और 20 के बीच की संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर 10 और 15 के बीच की संख्याएं क्या होंगी, देखिए इसी वर्ग अंतराल में 15 वाली संख्या भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता में क्या लिखा जाता है कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं और कितनी बार आ रही ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं और कितनी बार आ रही ये भी साथ में काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 संख्याएं आ रही क्योंकि 15 को भी इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं तो यहाँ पर देखिए 3 ही आ रही, 1 2 3 4 संख्याएं आ रही, लेकिन जो है जितनी बार आ रही वो यहाँ पर लिखना है, तो ये आ रही हैं 9 बार। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे बारंबारता में। उसके बाद 15 और 20 के बीच में, तो देखिए 15 और 20 के बीच में सिर्फ 16 आ रहा है, यानी कि 15 तो इसी में शामिल हो गया, तो सिर्फ इसमें 16 आ रहा है, लेकिन कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर बारंबारता में 3 लिख लेंगे। अब बात करते हैं टैली चिन्ह की। तो देखिए टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बारंबारता 9 है, यानी कि 9 को हमको टैली चिन्ह में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर 1 को कैसे लिखते हैं, अगर 1 बारंबारता है तो 1 को सिर्फ 1 खड़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, 2 को 2 खड़ी रेखा से, 3 को 3 खड़ी रेखा से, 4 को 4 खड़ी रेखा से, और जब 5 को दर्शाना होता है तो 4 खड़ी रेखा और 1 पड़ी रेखा इस तरीके से खींच देते हैं। तो ये हो गया 5, लेकिन यहाँ पर है 9, यानी कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो हम फिर क्या करेंगे, अब 5 के बाद फिर ये 6, फिर एक खड़ी रेखा, फिर 7, फिर एक खड़ी रेखा, और फिर एक 8 ये भी खड़ी रेखा रहेगी, और फिर एक 9 ये खड़ी रेखा रहेगी। अब देखिए 5 ये रेखाएं हो गई और 5 4 9 पूरा हो गया। अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर एक पड़ी रेखा खींच देते, यानी कि 4 खड़ी रेखाएं खींचते हैं, और अगर 5वीं की जरूरत हमको है तो वो जो है इस तरीके से इनको क्रॉस करके जो है पड़ी रेखा खींची जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 का टैली चिन्ह बनाना है, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 खड़ी रेखाएं इस तरीके से खींच देंगे, तो ये हो जाएगा टैली चिन्ह। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो देखिए आप लोगों को जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। तो जो लोग अभी तक जो है ना जानते हो क्लियर, तो इस पर कई वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप लोग वहां से क्लियर कर लीजिए कि जो है अभी कल के वीडियो में भी आप लोगों को यही जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, परमेय संख्या यही पढ़ाया गया है। तो आप लोग जो है वो वीडियो देख करके क्लियर कर लीजिए कि पूर्ण संख्याएं कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताए भी दे रहा हूँ कि जो है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जो है
प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को प्राकृतिक संख्या जानना जरूरी है। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं वो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या हो गई। और 0 से लेकर के अनंत तक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर 0 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन भी हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को सर्वसमीका और समीकरण छांट करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वसमीका क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। समीकरण क्या होता है? इसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। और जो सर्वसमीका होती है उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ये समीकरण या सर्वसमीका कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए देखने में बराबर नहीं लग रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर जो है गुणे के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्व करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, इधर से ये संख्या उतार लेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, LHS बराबर क्या है? RHS, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वसमीका। सर्वसमीका। तो इस प्रकार से इसको छांट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, LHS है और जो है यहाँ पर ये इधर वाला RHS है, ये दोनों देखिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिख करके और यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, ये क्या होगा? ये होगा समीकरण। यानी कि ये LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा और ये हो जाएगी सर्वसमीका। तो इस प्रकार से छांट करके हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, कुछ अगर सॉल्व करने के लिए दिया हो तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुणा भाग करके जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि LHS RHS बराबर हो रहे हैं। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। और बाकी आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए। और जब बराबर हो तो सर्वसमीका होगी, और बराबर अगर ना आए तो क्या होगा? समीकरण होगा। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। देखिए, यहाँ पर सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। तो पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि चित्र में रेखा AX, तो देखिए ये रेखा AX है। चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC, CAB और कौन सी है? BDC, यानी कि जो ये कोण है और जो ये कोण है, इसको क्या करती है? ये AX भुजा ये समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर जो है भागों में बांटती है। तो उन 3 तथ्यों को लिखना है जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यानी कि इस त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज ये होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को लिखाए दे रहा हूं कि सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं। सर्वांग समता की शर्तें, यहाँ पर शर्तें आप लोगों को शॉर्टकट में बताए दे रहा हूं। शर्तें, तो देखिए, सर्वांग समता की शर्तें होती हैं। पहली बात तो 2 भुजा 1 कोण बराबर होना चाहिए, या तो 2 कोण 1 भुजा बराबर होनी चाहिए, या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये सर्वांग समता की शर्तें होती हैं। यानी कि एंगल और साइड एंगल, ये देखिए एंगल साइड एंगल होना चाहिए, और या तो फिर जो है साइड एंगल साइड होना चाहिए, और या तो फिर
जो है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजाएं या तो बराबर हों, या तो एक कोण दो भुजा बराबर हो, और या तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो, तब ये जो है त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर हमको कंडीशन सिर्फ बतानी है कि वो कौन सी तीन कंडीशन हैं, जो है कौन से तीन तथ्य हैं जो जो है इसको सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहली कंडीशन लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पहली कंडीशन हो जाएगी, जो ये रेखा है यानी कि एडी, एडी रेखा जो है ये जो है इन दोनों कोणों को कहा गया है कि समद्विभाजित कर रही है। यहाँ पर ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब ये समद्विभाजित कर रही है तो जाहिर सी बात ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और जो ये भुजा है, ये भुजा देखिए इस कोण जो है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, यानी कि ये दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या हो जाएगा, AD, यानी कि ये दोनों त्रिभुज के लिए है। AD बराबर AD, यानी कि इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। तो यहाँ पर ये भुजा जो है दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी शर्त क्या लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोण, ये जो कोण है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण CAB, देखिए CAD, यहाँ पर CA, देखिए CAD कोण, यहाँ पर देखिए CAD, यानी कि जो ये कोण है इसके बराबर कोण ये होगा। तो यहाँ पर बराबर कोण लिख लेंगे DAB, कोण DAB। और फिर देखिए तीसरी जो वो है कंडीशन, वो क्या लिख लेंगे, तो देखिए तीसरी कंडीशन है कोण CDA, कोण CDA बराबर होगा कोण किसके, ADB के, कोण ADB के। अब देखिए यहाँ पर जो है दो भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू हो रही, यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो बराबर हो रही, यानी कि नहीं ये कंडीशन नहीं लागू हो रही। देखिए यहाँ पर जो है ये एक भुजा सिर्फ बराबर है और ये जो है दो कोण बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन लागू हो रही है। एंगल साइड एंगल, यानी कि एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि कोण भुजा कोण, ये कंडीशन जो है यहाँ पर लागू हो रही है, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, अतः ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही कह लीजिए हमको सिद्ध करना था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है कल किसी स्टूडेंट ने हमसे जो है व्हाट्सएप पर जो है पूछा भी था, तो हमने उसको हल करके भेज दिया था और यही क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर पेपर में आ भी गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आप लोग समझ लीजिए। अब नाम तो नहीं याद है कि किसने पूछा था, लेकिन कल किसी ने जो है व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो खींच करके जो है सेंड किया था, तो हमने जो है इसको हल करके उसका फोटो उसके पास भेजे थे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझ लीजिए कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये लिखा है इसको जो है उतार लेंगे नीचे, x माइनस 1/x बराबर 3/2 और फिर नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² और फिर हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x
और बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए बटे में 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 9/4। और देखिए यहाँ पर माइनस का 2 बचा है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड में इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइड में यही चीज़ें यहाँ पर उतार लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x² और जो है यहाँ से देखिए इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x² और फिर जो है प्लस 1/x² हो जाएगा। और फिर बराबर यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 8 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x² प्लस 1/x² हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 17/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए x - 2y प्लस 3y - x माइनस 3x - 2y को सरल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नीचे उतार लेंगे, x - 2y और फिर प्लस 3y - x और माइनस 3x - 2y, इस तरीके से इसको उतार लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x - 2y, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाए और फिर 3y - x है, इसको लिख लिए। और इस माइनस की वजह से इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2y। अब देखिए यहाँ पर जो पद जुड़ घट रहे हों उनको जोड़ घटा लीजिए और जो है जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस का है और यहाँ पर x माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2y माइनस की है और यहाँ पर 2y प्लस की है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 3y प्लस का है और ये 3x है माइनस का, तो इनको साथ में लिख लेंगे यानी कि ये बच जाएंगे, तो 3y - 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, चाहें तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉमन लेकर के देखिए क्या बचेगा y - x बचेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये y - x हमको उल्टा लग रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि आप आंसर में मिलाओगे तो हो सकता है ये ना मिले, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे इस x को आगे कर लेंगे। तो इसको आगे करने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें माइनस से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा, या कह लीजिए कि माइनस का जो है क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x जो है ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि जब प्लस का होगा तभी तो यहाँ पर जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है प्लस का y है ये क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का जो है माइनस क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही माप के टाइल लगवाने हैं और जो है कमरे की फर्श का क्षेत्रफल एक हिसाब से कह लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा फर्श का क्षेत्रफल ही निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है वर्गाकार टाइल हमको लगवानी है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमको ये करना है 300 गुणे 425 सेंटीमीटर माप का कमरे की फर्श है और कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाना है और ये भी बताना है कि जो है कितने टाइल कुल टाइल कितने लगेंगे। तो इसके लिए हमको जो है 300 और 425 का जो है क्या करना पड़ेगा मासा निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम देखिए लिख लेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर, फर्श का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वर्गाकार टाइप जो है छत ये फर्श है, फर्श कैसी है, देखिए यहाँ पर आयताकार है, देखिए क्योंकि जो है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, तो ये हो जाएगी आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर 300 गुणे कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को जो है पूरी पूरी विभाजित कर दे, जो दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर देगी वही जो होगी वो क्या होगी, टाइल्स की एक भुजा हो जाएगी। क्योंकि जो है टाइल की जब हमको भुजा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का जो है मासा निकालना पड़ेगा, यानी कि जो मासा होगा वही इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, और तभी जो है इस फर्श में उसी नाप की जो है टाइल से लगवाई जा सकती हैं। और जो भुजा एक आएगी वो यहाँ पर कहा गया है कि फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, तो यानी कि वो जो एक भुजा आएगी वो वर्ग की भुजा होगी, यानी कि वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और फिर उसी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर इसके क्षेत्रफल से उसके क्षेत्रफल को भाग कर देंगे तो टाइल्स की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम फर्श का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख लिए हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जो है हम इनका जो है मासा निकाल लेंगे। तो देखिए मासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी कि भाग विधि से हम मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 300 एकम 300 हो जाएगा, और यहाँ पर 125 हो जाएगा। अब 125 से 300 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार, तो 125 दुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब यहाँ से बच जाएगा 50, अब 50 बचेगा तो 125 को फिर भाग देंगे 50 से, तो यहाँ पर देखिए 50 दुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से बचा 25, अब 25 से जो है 50 को भाग देंगे तो 25 एकम नहीं 2 बार चला जाएगा, 25 दुना 50, तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। तो जो मासा आएगा वो 25 आएगा। अतः जो टाइल है यहाँ पर लिख सकते हैं अतः टाइल की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, टाइल की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब टाइल की भुजा हमको पता चल गई है तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चूंकि कहा गया है टाइल वर्गाकार है तो ये वर्गाकार टाइल है और इसकी एक भुजा निकल आई है, तो यहाँ पर हम जो है टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे भुजा स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पर कर देंगे भुजा स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसको 25 का स्क्वायर कह लो चाहे कर लो 25 गुणे 25। तो देखिए अभी इसको 25 गुणे 25 के रूप में ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या है, टाइलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, तो देखिए टाइलों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल, यानी कि एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा उससे अगर फर्श के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो इस फर्श में कितनी टाइल लगेंगी ये निकल आएगा। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल है 425 गुणे 300, और बटे में हो जाएगा देखिए जो टाइल का क्षेत्रफल है वो कितना है 25 गुणे 25, यहाँ पर देखिए 25 गुणे 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए भाग कर देंगे, यानी कि 25 से इसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 हो गया। अब यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 हो गया, 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 बचा, और 5 और 0 आगे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 25 सते, देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा 25। देखिए यहाँ पर पुनः एक बार देख लीजिए 25 एकम 25 हो गया, यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ पर देखिए 0 उतारेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ 25 दुना 50, यानी कि जो है 12 से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा।
अब यहाँ पर देखिए इधर काट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 25, एक बार जाएगा 25 एक कम 25, और फिर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 25, 5 30 और 10 40, यानी कि बचेगा 17, और 17 बचेगा, और उसके बाद फिर जो है 17 के बगल में जब 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब 25 चौको 100 होता है और 25 सत्ते 175 होता है, तो यहाँ पर देखिए 25 सत्ते 175 हो जाएगा, यानी कि ऊपर अब क्या बचा, 17 गुणे 12 बचा, और बटे में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 17 गुणे 12 कर लेंगे, तो 17 गुणे 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 सत्ते 84, 84 का 4 हो जाएगा, और 12 एकम 12, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि 204 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 204 टाइल्स जो है इस फर्श में लगेंगी, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तो कुछ भी टफ नहीं है। एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। देखिए एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर, देखिए पुनः देख लीजिए, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कमरे की फर्श का समझ लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई दी हुई है, तो ये समझ लीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टाइल्स लगवाना है इतने क्षेत्रफल पर। तो हमको क्या करना है, देखिए हमको ऐसी संख्या चुनना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि उसी माप की जो है टाइल्स कमरे में लग सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका दोनों का जो है मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मासा देखिए कितना निकल करके आया है, तो मासा देखिए निकला है 25, तो यानी कि भुजा की जो टाइल है, टाइल की भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो देखिए टाइल वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर कर लिए, यानी कि 25 गुणे 25 हो गया। अब देखिए टाइलों की संख्या हमको निकालनी थी, तो टाइलों की संख्या का जो है संख्या बराबर क्या लिख लेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ फर्श का क्षेत्रफल देखिए 425 गुणे 300 लिख लिए हैं, और जो है टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। अब 25 से इसको सरल कर लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया है, यहाँ पर 17 गुणे 12, यानी कि सरल करने के बाद 17 गुणे 12 हो गया है। अब यहाँ 17 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 204 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 204 टाइल्स हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अभाज्य का मतलब पता ही होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 101 जो संख्या है वो किसी से नहीं कटेगी, यानी या तो स्वयं से कटेगी या तो एक से कटेगी। और फिर देखिए 101 के बाद फिर 103 वो संख्या हो जाएगी, यानी कि अभाज्य संख्या। और फिर देखिए 105 जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर 105 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 त्रिका 9 और फिर तीनों पची 15, तो 105 कट जाएगा, तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या, इसलिए 105 को नहीं रखेंगे। फिर 107 किसी से नहीं कटेगी, और फिर जो है 107 के बाद फिर 109 हो जाएगी। तो ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि हमको 100 और 110 के बीच की ही संख्याएं लिखनी थी, तो ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 सेंटीमीटर, RP 0. देखिए RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण QRP बराबर 60 डिग्री हो। रचना मत कीजिए, यानी कि हमको क्या करना है, सिर्फ चित्र बनाना है और बाकी रचना नहीं करना है। तो देखिए इसका जो चित्र है वो प्रकार की सहायता से ही बन सकता है, यानी कि आपको ऐसे हाथ से नहीं बनाना है। ये आप लोगों को क्लियर याद रखना है। ये चित्र जो है
जो है ये पटरी की सहायता से और जो प्रकार है प्रकार की सहायता से नाप का ही बनना चाहिए। अगर बगैर नाप के ऐसे हाथ से बनाओगे तो वो गलत माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस त्रिभुज की कैसे रचना करें। यहाँ पर कहा गया है कि रचना मत कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि हमको त्रिभुज जो है बनाना है लेकिन उसकी रचना लिखना नहीं है, इसलिए यहाँ पर रचना मत कीजिए लिखा हुआ है। बाकी त्रिभुज की रचना तो करनी ही है, यानी कि जो चित्र है वो चित्र तो बनाना ही है, लेकिन यहाँ पर रचना लिखना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये चित्र बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये रचना कैसे होगी। देखिए रचना से भी संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को रचनाएं भी पता होनी चाहिए और हो सके तो रचना लिखना भी आप लोग सीख लीजिए कि रचना लिखी कैसे जाती है। तो यहाँ पर देखिए रचना लिखने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन हम आप लोगों को चित्र बना के बता रहे हैं कि कैसे ये चित्र बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्यू आर। सबसे पहले देखिए क्यू आर दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, या कह लीजिए रेखा खंड खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरो से खींचना जो है शुरुआत करते हैं यहाँ पर जीरो से, और फिर जो है कहाँ तक खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 5 और जो है यहाँ पर देखिए 5 और 6 के बीच में जो है यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा हो गया है। स्केल में थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर इतना मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल जो है 5.5 सेंटीमीटर ही खींचना है। तो यहाँ पर जीरो से शुरुआत करेंगे और जो है 5.5 यानी कि यहाँ पर 5 और 6 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है यहाँ तक हम जो है खींचेंगे। तो ये हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका नाम रख लेंगे Q और इसका नाम रख लेंगे R और इसको लिख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। और फिर देखिए क्या करना है, फिर आरपी खींचना है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आरपी जो है वो आरपी अभी यहाँ से देखिए इधर कहीं होगा पी, क्योंकि त्रिभुज है तो इधर कहीं पी होगा। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे जो है खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर से खींचें या इधर से खींचें या इधर से हमको कुछ क्लियर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है यानी कि ये रेखा खींचने के बाद हम तुरंत जो है आरपी नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अगला देखेंगे क्या है पॉइंट, तथा कोण क्यू आर पी 60 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर पी यानी कि पी यहाँ कहीं होगा। इसका जो ये कोण है ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कोण वाला काम हम पहले करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक ऐसे अर्ध वृत्त खींच देंगे, यानी कि जो ये रेखा है इस रेखा की आधे से कम दूरी लेकर के इस तरीके से अर्धवृत्त खींच देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए दूरी घटने बढ़ने ना पाए, और फिर इस रेखा को जहाँ पर ये चाप काटता है वहाँ पर प्रकार की नोक रख करके और इस वाले चाप को इस तरीके से काट देंगे। और जहाँ पर इस चाप को ये काटता है इसी जगह से यानी कि उसी के कटान बिंदु से इस तरीके से एक रेखा इस तरीके से खींच देंगे। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा हो जाएगी। अब देखिए अभी हमको यहाँ पर देखिए ये तो पता हो गया कि ये कोण जो है ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, क्योंकि 60 डिग्री का कोण हम बनाए हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण है, लेकिन अब ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो है पी बिंदु कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए हमको अब यहाँ पर आर पी बराबर 4.5 सेंटीमीटर लेना है। यानी कि हमको जब ये रेखा पता चल गई है कि ये रेखा है और 60 डिग्री का कोण बनाती हुई है, तो यहाँ पर देखिए आर पी यानी कि आर पी पी यहाँ कहीं होगा और उसकी माप दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए प्रकार में हम 4.5 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। और जो है अब यहाँ पर हम जो है आर को केंद्र मान करके इस पर जो है इस तरीके से चाप लगा देंगे। और चाप लगाएंगे तो ये हमको बिंदु मिल जाएगा कौन सा पी, यानी कि इसको पी नाम रख लेंगे। और पी से फिर क्यू को मिला देंगे और इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो जाएगी। पुनः एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे
क्यू आर एक रेखा 5 सेंटीमीटर की, सारी 5.5 सेंटीमीटर की खींच लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और फिर जो है क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा पर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जो है 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा को पी बिंदु पर काटता है। अब पी को क्यू से मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन जाएगा। देखिए जो हम बोल रहे हैं यही रचना भी लिखनी है। अगर रचना लिखने के लिए आ जाए तो इसी तरीके से अपने शब्दों में आपको रचना भी लिखनी है और बाकी चित्र तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए इसकी रचना अगर हमको लिखनी हो तो रचना कैसे लिखेंगे, तो देखिए रचना इसी टाइप से लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्यू आर एक 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, फिर आर से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई, यानी कि बिंदु आर से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा और फिर जो है प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और बिंदु आर को केंद्र मान करके और 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा पर एक चाप लगाया जो है 60 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा को पी बिंदु पर काटता है। फिर पी को क्यू से मिलाया तो इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो जाएगी। इतना केवल आपको रचना में लिखना है। तो इस प्रकार से ये 17 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 48 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर 48 दिया है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना पहली संख्या, चाहे मान लीजिए माना एक संख्या। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, देखिए जब पहली, यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे, देखिए पहली संख्या जब x मान लिए हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दोनों का अंतर 48 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या हम मान लेंगे x प्लस 48, क्योंकि जब इन दोनों को जो है इनका दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्योंकि जैसे ये x प्लस 48 है, इसमें से x घटाएंगे तो x कट जाएगा तो 48 बच जाएगा। तो इस प्रकार से पहली संख्या अगर x माने हो तो दूसरी संख्या x प्लस 48 मान सकते हो। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर। तो देखिए बड़ी संख्या जैसा कि हमको देखने से ही पता चल रहा है, यानी कि x का जो मान आएगा उसमें 48 जुड़ेगा तो ये संख्या जो है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये छोटी ही रह जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या है, हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है x प्लस 48 और इसको जो है भाग देना है छोटी संख्या से, तो बटे में x हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। तो यहाँ पर भागफल 5 का मतलब इससे भाग करने पर जो भागफल आएगा वो बराबर में लिख देंगे, ये 5 के बराबर हो जाएगा। और शेषफल 0 है, जब शेषफल 0 है तो शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 के बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 48 और बराबर हो जाएगा 5x, यानी 5 का x से गुणा हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। अब देखिए 5x को इधर ही रखेंगे और x को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस x। देखिए 5x को इधर ही रख रहे हैं, इस x को इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए बराबर में इधर क्या बचेगा, 48 बचेगा। तो यहाँ पर बराबर में 48 लिख देंगे। अब 5x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा 4x और बराबर में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और अब x बराबर
जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x के साथ में 4 जो है वो गुणा कर रहा, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 48/4 हो जाएगा। अब 4 से इसको सरल कर लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब यहाँ से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या x थी तो यहाँ पर 12 ही हो जाएगी। और दूसरी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या थी x + 48, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और फिर इसमें 48 जोड़ देंगे। तो देखिए 48 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि देखिए 48 2 50 और 10 60, यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या आसानी से निकल आएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर का 2016 का पेपर था ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, यानी कि कुल 18 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।